तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 6 का क्लासेस स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत 5 सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है, जिसमें फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इसके अलावा बायोलॉजी भी है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो आपका ग्रुप ई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सेक्शन हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसका पहला क्लास ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हम लोग नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी राष्ट्रीय नीति आई है 1958 से लेकर वर्तमान 2020 तक लेटेस्ट आया है, इसकी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं और एक क्लास में आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट भी हो गया है। उसके बाद आज ये आपका साइंस टेक के अंतर्गत क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग आज एक नए टॉपिक इंडियन मिसाइल प्रोग्राम यानी कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपका रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला क्लास में एक टॉपिक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति और दूसरे क्लास में सेकेंड टॉपिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारतीय मिसाइल कार्यक्रम यानी कि इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में कि मिसाइल क्या है और मिसाइल कार्यक्रम क्यों हम लोग के लिए आवश्यक है, इस सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता तथा सामरिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है। अगर हम लोग का डिफेंस टेक्नोलॉजी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, रक्षा प्रौद्योगिकी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहतर है, साथ ही साथ वैज्ञानिकों की आत्मनिर्भरता के लिए बेहतर है और हमारे देश की सामरिक शक्ति का ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ठीक है ना। तो इस कारण से भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जो है इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आधुनिक विश्व की अगर हम लोग बात करें तो आधुनिक विश्व की जो व्यवस्था है इसमें किसी भी राष्ट्र की जो शक्ति है केवल उसकी जनसंख्या या फिर पारंपरिक सेना से नहीं मापी जाती है। आपके पास कितना जनसंख्या है, आपके पास कौन से ट्रेडिशनल जो है वो सेना है, मिलिट्री है, इससे आज मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसमें कोई भी इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखना ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कितनी ज़्यादा तकनीकी क्षमता वाले आपके पास मिसाइल है, इसके अलावा आपके पास परमाणु शक्ति है या फिर नहीं है। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पे अंतरिक्ष तकनीक, मिसाइल प्रणाली से निर्मित ये सभी होनी चाहिए। तो वर्तमान यानी कि आधुनिक जो विश्व है, आधुनिक विश्व की जो व्यवस्था है इसमें किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी जनसंख्या या फिर पारंपरिक सेना से नहीं मापी जाती है, बल्कि उसकी तकनीकी क्षमता, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष तकनीक और मिसाइल प्रणाली से ही निर्धारित होती है। और इसी कारण मिसाइल तकनीक आज वैश्विक राजनीति और सामरिक संतुलन का प्रमुख जो है वो तत्व बन चुका है। अगर आप एग्जाम्पल में सुने होंगे कि अबर हाल में ही 5 जनवरी 2026 को ही वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उनको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनको उठवा लिया जाता है। ऐसा क्यों किया गया है? अगर वेनेजुएला भी अगर वो अपने मिसाइल प्रोग्राम में स्ट्रांग होता, अपने डिफेंस में स्ट्रांग होता, उसके पास भी परमाणु हथियार वगैरह होते, वो टेक्नोलॉजी में डेवलप होता, तो अमेरिका ऐसा कदम नहीं उठाता। आज अमेरिका नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन डिक्टेटरशिप उसको उठा ले तो पूरा अमेरिका बर्बाद हो सकता है, समझे ना। तो कहने का अर्थ है कि आज का जो आधुनिक विश्व व्यवस्था है इसमें किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी जनसंख्या या फिर पारंपरिक सेना से मापा नहीं जाता है, बल्कि उसकी तकनीकी क्षमता, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष तकनीक और मिसाइल प्रणाली से निर्धारित होती है। और इसी कारण मिसाइल तकनीक जो है वो आज वैश्विक राजनीति और सामरिक संतुलन का प्रमुख तत्व ये बन चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इंडियन मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना में डीआरडीओ और इसरो का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है। इन दोनों की मदद से ही इंडियन मिसाइल प्रोग्राम यानी कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो पाया।
आज इंडिया के पास परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। इनके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके साथ ही साथ इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज तक पहुंचने वाली उन्नत मिसाइलें जो है वो यहाँ पे मिसाइलों की जो तकनीक है वो भारत के पास उपलब्ध है। भारत के पास परमाणु क्षमता वाले संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है ना भाई। मिसाइलों की अगर हम लोग बात करें तो दो प्रकार के होते हैं मिसाइल। एक तो आपका बैलिस्टिक मिसाइल होता है, एक आपका क्रूज मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सरफेस से हवा में मार करने वाला होता है, यानी कि सतह से हवा में, यानी कि सरफेस टू एयर में। और जो आपका क्रूज मिसाइल होता है ये एकदम सटीक निशाना लगाता है, और ये आपका सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह मार करने वाला हथियार होता है। तो कहने का अर्थ है कि आज भारत के पास परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइलें भी है। इनके अलावा सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी है। इनके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी है भारत के पास। साथ ही साथ इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज को बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय दूरी तक तय करने वाले उन्नत मिसाइल तकनीक भारत के पास उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक पॉइंट और समझिए कि अगर पूछा जाए कि ये हम लोग मिसाइल की बात कर रहे हैं तो आखिर ये मिसाइल होता क्या है। तो मिसाइल जो है वो एक स्वचालित यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड, स्वचालित यानी कि ये खुद चलता है। तो मिसाइल एक स्वचालित यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड हथियार प्रणाली है जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रॉकेट इंजन, मार्गदर्शन प्रणाली यानी कि गाइडेंस सिस्टम तथा नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग या उपयोग करती है। तो मिसाइल जो है वो स्वचालित हथियार है। साथ ही साथ ये जो टारगेट है यानी कि जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये रॉकेट इंजन का यूज करता है, साथ ही साथ मार्गदर्शन प्रणाली का यूज करता है और नियंत्रण प्रणाली का यूज करता है। मिसाइल आपका एक तरह से रॉकेट इंजन है जिसको गाइडेंस दिया जाता है यानी कि मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, और इसको कंट्रोल यानी कि नियंत्रण भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय मिसाइल कार्यक्रम रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। पहले तो हम लोग जाने कि वर्तमान में जो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम है ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के पीछे DRDO और इसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको हम लोग और भी आगे डिटेल से जानेंगे। मिसाइल क्या होता है वो हम लोग जानें। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मिसाइल यानी कि मिसाइल के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो मिसाइल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे नहीं मतलब 3-4 होते हैं। जैसे पहला तो है आपका प्रक्षेपण के आधार पे मिसाइल, दूसरा है आपका गति यानी कि स्पीड के आधार पे मिसाइल, और तीसरा है आपका रेंज यानी कि दूरी के आधार पे मिसाइल। तो मिसाइल जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेपण के आधार पे जो है वो मिसाइल। प्रक्षेपण के आधार पे कहने का अर्थ है कि प्रक्षेपण कहने का अर्थ है कि आप किस तरह से उसका यूज कर रहे हैं। इसमें आपका होता है सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह मार करने वाले जो मिसाइल। इसके अलावा सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल। एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल। इसके अलावा इसी में देखिएगा आप तो पाइएगा कि एयर टू सरफेस यानी कि हवा से सतह में मार करने वाले मिसाइल। इसके अलावा सी टू सी यानी कि समुद्र से समुद्र में मार करने वाले मिसाइल। तो ये आपके प्रक्षेपण के आधार पे यानी कि आप उसका यूज किस तरह से कर रहे हो। तो प्रक्षेपण के आधार पे मिसाइलों की अगर हम लोग बात कीजिएगा तो 2, 4 और एक 5 तरह के होते हैं। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, और उसका फिर सी टू सी। एक आप सतह से सतह आप मिसाइल छोड़ रहे हो, ये एक प्रक्षेपण का प्रकार है। इसके अलावा आप सतह से हवा में मिसाइल छोड़ रहे हो। इसके अलावा आप हवा से हवा में छोड़ रहे हो। इसके अलावा आप हवा से भी सरफेस में भी मार कर सकते हो। इसके अलावा समुद्र से समुद्र में है ही। तो ये 5 तरह के मिसाइल होते हैं जो कि प्रक्षेपण के आधार पे होते हैं। अगर हम लोग बात करें सरफेस टू सरफेस में तो इसका एग्जाम्पल होता है पृथ्वी, इसका एग्जाम्पल होता है अग्नि श्रृंखला। अग्नि श्रृंखला की बात करें तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 भी बनने का प्रावधान अभी मतलब वो निर्माणाधीन है अग्नि 6। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ मिसाइल देख रहे हैं जिसमें हम लोग प्रक्षेपण के आधार पर मिसाइल 5 प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए गति के आधार पे यानी कि कितना स्पीड है। तो गति के आधार पे जो मिसाइल है वो भी आपका 3 तरह का होता है। जैसे कि आपका सब सोनिक मिसाइल,
जो कि 1 मैक से कम गति का होता है। एग्जाम्पल के लिए निर्भय मिसाइल। इसके अलावा होता है आपका सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि 1 मैक से लेकर 3 मैक की गति वाला होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका ब्रह्मोस। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका जो है कि 5 मैक से ज़्यादा की गति इसका होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का 5 मैक से ज़्यादा इसका गति होता है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया का HSTDV कार्यक्रम। और ये जो HSTDV कार्यक्रम है, ये क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HSTDV। ये सब याद रखिएगा। तो प्रक्षेपण के आधार पे 5, गति के आधार पे 3, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक 1 मैक से कम, सुपरसोनिक 1 से 3 मैक के बीच, और हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक। ठीक है। और मैक नंबर कैसे निकाला जाता है? तो मिसाइल इज इक्वल टू मिसाइल और बटे में कर देंगे ध्वनि की गति, तो आपका फिर मैक निकल के आता है। मैक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए कि गति के आधार पे 3 तरह का होता है। तो प्रक्षेपण के आधार पे 5, गति के आधार पे 3 तरह का मिसाइल। अब आइए रेंज। रेंज बोले तो दूरी, कितना दूरी तक ये मिसाइल जो है वो यूज किया जा सकता है। तो दूरी के आधार पे भी मिसाइल जो है वो आपका 4 तरह का होता है। एक तो है आपका शॉर्ट रेंज मिसाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका 1000 किलोमीटर तक ही जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, और इसका एग्जांपल है पृथ्वी मिसाइल। ठीक है। इसके अलावा मीडियम रेंज मिसाइल की अगर हम लोग बात करें, तो ये आपका 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की जो है वो दूरी तय करता है, और इसका एग्जांपल है अग्नि-2। इसके बाद है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, ये आपका 5500 किलोमीटर तक का दूरी तय करता है, और इसका एग्जांपल है अग्नि-3, अग्नि-4। इसके अलावा अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, और जो आपका 5500 किलोमीटर से लेकर उसके ज़्यादा मतलब कि दूरी तय करता है, और इसका एग्जांपल है अग्नि-5। ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ तक इस बातें आपको समझ में आ गई है। अब आगे देखिए, भारत में मिसाइल का जो है विकास की शुरुआत, यानी मिसाइल जो कार्यक्रम है इसका विकास किया गया भारत में, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अभी तक हम लोग क्या जाने कि मिसाइल के प्रकार प्रक्षेपण के आधार पे 5, गति के आधार पे 3 और रेंज के आधार पे यानी कि दूरी के आधार पे 4। अब देखिए भारत में मिसाइल कार्यक्रम की विकास की जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, शुरुआत कैसे होती है? तो भारत में मिसाइल कार्यक्रम का विकास स्वतंत्रता के बाद की स्थिति की अगर हम लोग बात करें, तो स्वतंत्रता के समय भारत का जो रक्षा तकनीक है यानी कि जो आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तो इस क्षेत्र में भारत जो है वो अत्यंत कमज़ोर था, एकदम ना के बराबर था, नेग्लिजिबल था। इसका परिणाम क्या हुआ कि 1962 में इंडो चाइना युद्ध हुआ, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान, फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान। ये सभी जब युद्ध हुआ तो इन युद्धों ने क्या उजागर किया, तो स्वदेशी रक्षा तकनीक की आवश्यकता को स्पष्ट किया। इन सभी युद्ध में, चाहे वो 1962 के इंडो चाइना वॉर में या फिर 1965-1971 में इंडो पाक युद्ध में, ये चीज़ हम लोग का आभास तो हुआ भैया कि स्वदेशी रक्षा तकनीक की हम लोगों को आवश्यकता हुई, कि हमारा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, रक्षा जो तकनीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। ये हम लोग को तो एहसास उस टाइम हो ही गया था। इसके बाद देखिएगा तो प्रारंभिक चरणों की अगर हम लोग बात करें, तो प्रारंभिक चरणों में इसके प्रयास में 1962 ईस्वी में ही इनकोस्पर यानी कि INCOSPAR की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रारंभिक चरण में देखिएगा तो 1962 में इनकोस्पार की स्थापना की गई, और भारत के अंतरिक्ष और रॉकेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इसका जो नेतृत्व है यानी कि लीडरशिप, वो आपका विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया। तो इन कोस्पार की स्थापना 1962 में, और इन कोस्पार की सहायता से ही भारत के अंतरिक्ष और रॉकेट कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और जिसका नेतृत्व विक्रम साराभाई कर रहे थे। इसके बाद 1969 ईस्वी में ही इसरो की स्थापना होती है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
और इसरो जो है वो इंडिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी डेवलप यहीं से स्टार्ट होता है, और यही तकनीक जो है वो बाद में मिसाइल के विकास में भी हेल्प करती है। तो इसरो आया, तो इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग यानी कि उपग्रहों का प्रक्षेपण जो है वो तकनीक विकास करने में लग गया इसरो। तो उपग्रहों का प्रक्षेपण यानी कि सैटेलाइट का लॉन्चिंग, ये वाला जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप करने में इसरो स्टार्ट कर दिया अपना काम। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपका इंडियन मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप करने में भी सहायता प्रदान किया। ठीक है, तो ये तो आपका इन कोसपार का भूमिका रहा कि जिसके माध्यम से रॉकेट और अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका लीडरशिप विक्रम साराभाई रहे। उसके बाद इसरो की स्थापना 1969 में हुआ, जो कि स्टार्टिंग में सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगा, और यही जो टेक्नोलॉजी है वो आपका इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में भी सहायता दिया। उसके बाद देखिएगा तो आप DRDO की अगर भूमिका देखें तो DRDO की मदद से यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मदद से ये आपका 1 जनवरी 1958 में बना। तो DRDO की मदद से जो है वो हम लोग रक्षा अनुसंधान यानी कि डिफेंस रिसर्च, साथ ही साथ रॉकेट और मिसाइल तकनीक विकसित करने का जो है वो कार्य स्टार्ट किया गया। तो ये तीनों एक कैसे से काम कर रहा था अभी बताया गया। इन कोसपार की मदद से अंतरिक्ष और रॉकेट कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लीडरशिप विक्रम साराभाई। इसरो की मदद से सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, और ये जो टेक्नोलॉजी है बाद में यही टेक्नोलॉजी इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में यूज हुआ। फिर DRDO की मदद से रक्षा अनुसंधान, साथ ही साथ रॉकेट और मिसाइल तकनीक विकसित किया गया, और इस तरह से हम लोग का जो है वो इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ। ये पूरा डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स हम लोग और भी आगे देखेंगे। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ एक सवाल उठता है कि आखिर ये भारतीय मिसाइल प्रोग्राम जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो देख लीजिए। सबसे पहली बात कि चाइना के साथ 1965 में, चाइना के साथ 1962 में, पाकिस्तान के साथ 65 और 71 में जो युद्ध हुआ, उसके बाद हम लोग का सुरक्षा का जो है खतरा बढ़ गया। साथ ही साथ स्वदेशी डिफेंस जो यानी कि स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का अभाव था हमारे पास, इसका एहसास हुआ। साथ ही साथ परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी कि हमारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं रहेगा या फिर हमारे पास परमाणु बम नहीं रहेगा तो दूसरे देश हमको जो है वो धमका भी सकते हैं और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हमारे पास परमाणु प्रतिरोधक क्षमता होना ही चाहिए ना, न्यूक्लियर डिटरेंस होना ही चाहिए ना, इसके लिए आवश्यकता पड़ा। साथ ही साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग दूसरे देश पर निर्भर करते थे, बार बार गिड़गिड़ाते थे। तो ऐसे में अगर हम लोग का इंडियन मिसाइल प्रोग्राम अगर और बेहतर हो जाएगा तो ऐसे में तकनीकी रूप से हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके बाद इसके साथ ही साथ विदेशी निर्भरता जो है वो हम लोग का कम हो जाएगा, और सामरिक शक्ति बढ़ाना, हम अपने पावरफुल हम अपने मतलब कि हम खुद को और भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे ना। तो इस कारण से सामरिक शक्ति को भी बढ़ाने के लिए, यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को देख रहे हैं। और एक चीज़ याद में रखिएगा कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की अगर बात कीजिएगा तो इसके जनक जो है वो हैदर अली को दिया जाता है। हैदर अली को दिया जाता है, जो कि मिडिएवल हिस्ट्री के एक किंग हुआ करते हैं। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक हैदर अली को भी कहा जाता है, और इंडियन मिसाइल जो प्रोग्राम है इसके जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी कहा जाता है। उन्हीं को ही कहा जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में हैदर अली इनके फाउंडर थे, बट इनको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, और क्रेडिट हम लोग APJ अब्दुल कलाम को देते हैं। अगर हम लोग मिसाइल की अगर बात करें तो मिसाइल जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल और एक है आपका क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सरफेस से एयर यानी कि हवा में भी वो मार कर सकता है, और क्रूज जो मिसाइल है वो आपका सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस में ही मार करेगा। इसका थोड़ा सा आप मैप देख लीजिए, सरफेस से सरफेस में भी ये मार कर सकता है और सरफेस से ये हवा में भी मार कर सकता है, और जबकि क्रूज मिसाइल केवल सरफेस टू सरफेस में करेगा। मिसाइलों को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। बोला जा रहा है कि इसमें रॉकेट इंजन को आरंभिक चरण में प्रणोदक दिया जाता है, और उसके बाद प्रक्षेपण पथ गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्धारित होता है।
तो जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है इसमें रॉकेट इंजन को आरंभिक चरण में यानी कि स्टार्टिंग में क्या दिया जाता है, प्रणोदक। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसमें रॉकेट इंजन को स्टार्टिंग में प्रणोदक दिया जाता है और प्रणोदक देने के बाद उसके बाद जो है प्रक्षेपण पथ यानी कि जो उसका जिस एरिया में वो ट्रैवल करेगा वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है और इनके द्वारा तय की गई जो दूरी है इनकी गति एवं प्रक्षेपण कोण पर ये निर्भर करती है। यानी कि ये कितना दूरी तय करेगा, हम लोग जो बात करते हैं ना एंगल वाला, अगर ये मिसाइल को पूरा सीधा भेजेंगे तो ये ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा, हल्का तिरछा भेजेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा और तिरछा भेजेंगे तो और ये ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा। कहने का अर्थ है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये कितना दूरी तय करेगा वो इसकी गति और इसके प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करेगी। तो इसका गति कितना आप है दिए हैं और इसका जो प्रक्षेपण कोण यानी कि आप किस डायरेक्शन में भेज रहे हैं, अगर आप पूरा डायरेक्ट ऊपर भेजिएगा सीधा एकदम 90 डिग्री एकदम ऊपर में तो ये इसका गति बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसका रेंज इसका दूरी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में याद रखिएगा कि इसमें रॉकेट इंजन को आरंभिक चरण में प्रणोदक दिया जाता है और फिर उसके बाद प्रक्षेपण पथ जो है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इनके द्वारा तय की गई दूरी इनकी गति और इनके प्रक्षेपण कोण पर जो है वो निर्भर करती है, यानी कि आप कितना एंगल में इसको छोड़ रहे हैं। इन मिसाइलों को उनकी रेंज के आधार पर निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को भी कई भागों में बांटा जाता है, तो इसको 4 भागों में इनके रेंज बोले तो दूरी के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका शॉर्ट रेंज जो कि 1000 किलोमीटर तक की दूरी तो तय करता है और शॉर्ट रेंज का एग्जाम्पल है पृथ्वी मिसाइल। क्या है, तो पृथ्वी मिसाइल शॉर्ट रेंज का एग्जाम्पल है जो कि 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। दूसरा है मीडियम रेंज, मध्यम दूरी तय करने वाला जो कि 1000 से 3500 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा और ये है आपका अग्नि 2 इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है इंटरमीडिएट रेंज जो कि लगभग 5500 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा, 3500 से लेके 5500 तक की किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा और ये इसका एग्जाम्पल है अग्नि 3 और अग्नि 4। उसके बाद चौथा आता है आपका अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 5500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करता है और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अग्नि 5। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल रेंज यानी कि दूरी के आधार पे देखिएगा तो ये 4 तरह के हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे आपके 1000 से कम, फिर 1000 से 3500, फिर 3500 से 5500, फिर आपका 5500 से प्लस। पृथ्वी है, फिर ये अग्नि द्वितीय है, अग्नि 3 और 4 है, अग्नि 5 है, ऐसे करके एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा आप। तो पहला बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है क्या नहीं होता आप इसको समझ गए हैं। यहाँ पे आपका थ्योरी दे दिया गया है, आप इसको 1-2 बार अपने स्तर पे इसको चिंतन कीजिएगा, 1-2 बार सोचिएगा तो आपका ये जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल वाला जो है पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए क्रूज मिसाइल की ओर। मिसाइल 2 प्रकार का, एक बैलिस्टिक और क्रूज। तो बैलिस्टिक बता दिया गया है, अब क्रूज देखिए। क्रूज मिसाइलों की अगर हम लोग बात करें तो ये याद रखिएगा कि अत्यधिक सटीक निशाना इससे लगता है, ये हमला एकदम सटीक करता है और ये जहाज़ की जैसा एकदम कम ऊंचाई पे उड़ता है। जैसे हेलीकॉप्टर है ना, कम ऊंचाई पे उड़ता है ना क्षोभ मंडल में ही, तो इसी तरह ये कम ऊंचाई पे उड़ता है। इसके बारे में देखिए, ये सब निर्देशित मिसाइलें हैं। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल भी आपका सब निर्देशित ही होता है और क्रूज मिसाइल भी आपका सब निर्देशित ही होता है। और ये जो बोला जा रहा है कि ये सब निर्देशित मिसाइलें हैं जो काफ़ी समय तक पृथ्वी की सतह के समानांतर बेहद कम ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित यानी कि लॉन्चिंग, प्रक्षेपण मतलब लॉन्चिंग। तो ये पृथ्वी की काफ़ी कम सतह पे, जैसे कि क्षोभ मंडल में ही समझिए कि हेलीकॉप्टर की जैसा ही बेहद कम ऊंचाई पे ये लॉन्च किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है और इसमें जो है वो आपका जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है और जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में जो उसका जो रॉकेट इंजन है उसको स्टार्टिंग में प्रणोदक दिया जाता है और बाद में प्रक्षेपण पथ जो है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा डिसाइड होता है। लेकिन क्रूज मिसाइल में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है और क्रूज मिसाइल में जो आपका जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है
और ये क्या करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। मीन्स ईंधन को जलाने के लिए यहाँ पे अलग से आपको ऑक्सीडाइजर ले जाना नहीं पड़ता है। तो क्रूज मिसाइल में एक बेहतर एक सुविधा ये है कि ये क्रूज जो मिसाइल है इसमें जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। देन ऐसे में ये वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेता है, ग्रहण करता है, और ये फिर ईंधन के रूप में इसको जलता है। कहने का मतलब है कि इसको ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में जलाने के लिए अलग से इसको अपने साथ ऑक्सीडाइजर को कैरी नहीं करना पड़ता है। ठीक है। और बताया जा रहा है कि इसलिए ये जो मिसाइलें हैं वो वायुमंडल के भीतर ही प्रयोग की जाती है। देखिए, वायुमंडल के ऊपर हम लोग चले जाए तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा। देन अगर ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा तो वहाँ पे ये जो क्रूज मिसाइल है ये अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती है। देन ये अपने फ्यूल को यानी कि ईंधन को जला नहीं पाएगी, इसलिए इसको वायुमंडल में के भीतर ही इसका यूज किया जाता है। क्या है कि इसमें जेट ईंधन लगता है जो कि वायुमंडल ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करती है, और ये ईंधन को जलाने के लिए अपने साथ अलग से ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाता है। इसीलिए ये मिसाइलें जो है वो वायुमंडल के भीतर ही प्रयोग किया जाता है। क्रूज मिसाइलों को उनकी गति के आधार पे 3 भागों में बांटा जाता है। क्रूज मिसाइल को भी कौन कौन है, तो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक जो है वो 1 मैक से कम गति वाले होते हैं। सुपरसोनिक 1 से 3 मैक की गति वाले होते हैं। और हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक से ज़्यादा गति वाले होते हैं। तो सबसोनिक 1 मैक से कम गति, इसका एग्जांपल निर्भय। सुपरसोनिक 1 से 3 मैक के बीच में होते हैं, इसका एग्जांपल ब्रह्मोस। और हाइपरसोनिक जो 5 मैक से ज़्यादा गति वाले होते हैं, इसका एग्जांपल HSTDV ये होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको टाइप्स ऑफ मिसाइल बताया गया था, प्रक्षेपण के आधार पे 5 तरह का, गति के आधार पे 3 तरह का, रेंज यानी कि दूरी के आधार पे 4 तरह का। तो यहाँ पे देखिएगा जो रेंज यानी दूरी के आधार पे जो बताया गया वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आ जाएगा, और जो आपका गति के आधार पे बताया गया वो आपका क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर। मैक क्या होता है वो आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, बाकी बात उसका कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इसका ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी मिसाइल के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल और आपका क्रूज मिसाइल, इन सभी के बारे में। आगे देखिए, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जो आपका टॉपिक दिया हुआ है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के बारे में देखिए। सबसे पहले हम सभी को पता है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1958 में बना। तो बोला जा रहा है कि 1958 में आपका DRDO बना। इसके बाद विशेष हथियार विकास टीम यानी कि स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम, इसका गठन हुआ 1958 में ही। 1958 में DRDO भी बना और 1958 में ही स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम का भी गठन किया गया। तो 1958 में भी इसका गठन किया गया। उसके बाद 1958 के बाद 1961 में ठीक 3 साल के बाद DRDL का गठन किया गया, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का गठन, DRDL का गठन 1961 में। 61 या 62 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1962। तो 1958 में स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम का गठन हुआ, 1961 या 62 होगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 1962 में DRDL का गठन हुआ, जिसको हम लोग रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला कहते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला। उसके बाद 1962 के बाद 1972 में प्रोजेक्ट डेविल आया। क्या आया, प्रोजेक्ट डेविल। प्रोजेक्ट डेविल जो है वो सतह से सतह मार करने वाली तकनीक थी, यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाला टेक्नोलॉजी था। प्रोजेक्ट जो डेविल है इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे भी। और उसके बाद 1983 में देखिएगा, तो 1983 में आपका IGMDP आया। तो IGMDP आया, इसको लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड यानी कि समन्वित, गाइडेड यानी कि निर्देशित, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। मिसाइल को ही प्रक्षेपास्त्र कहा जा रहा है, ठीक है ना, और लॉन्चिंग को प्रक्षेपण कहा जाता है। तो
IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन 1983 में हुआ और इसी के ही चीफ सेक्रेटरी अब्दुल कलाम बने थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। तो ये आपको समझ में आया ये क्या क्या बोला जा रहा है, सो डाटा। 1958 में आपका DRDO बना, 1958 में आपका स्पेशल वेपन डिपार्टमेंट ना स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम भी बना। फिर 1962 या 1961 में DRDL बना। फिर देखिएगा तो 1972 में प्रोजेक्ट डेविल आया जो कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाला तकनीक था। उसके बाद 1983 में देखिएगा, 1983 में तो आपका IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1983 में, और इसके जो चीफ सेक्रेटरी थे वो आपके APJ अब्दुल कलाम थे। क्लियर, ये आपका इस तरह से विकास हुआ, ये आपको समझा दिया गया है। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है। अब इसी को जो है वो हम लोग सेंटेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, भारतीय प्रतिरक्षा नीति यानी कि इंडियन डिफेंस पॉलिसी के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए यानी कि R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1958 में ही किसका गठन हुआ, तो DRDO का गठन हुआ। इसके बाद भविष्य के युद्धों में हथियारों की बदलती तकनीकों के मद्देनजर निर्देशित मिसाइल हथियार के निर्माण हेतु 1958 में ही विशिष्ट हथियार विकास टीम यानी कि स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम इसका गठन किया गया। तो भारतीय प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 1958 में DRDO बना। उसके बाद 1958 में ही भविष्य में युद्धों में होने वाले जो हथियार का जो यूज है और उसमें जो बदल रहा है टेक्नोलॉजी, उसको ध्यान में रखते हुए जो आपका गाइडेड मिसाइल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो रहा था, देन गाइडेड मिसाइल की आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए 1958 में ही स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम यानी कि विशिष्ट हथियार विकास टीम का गठन किया गया। और आगे चलकर इसी टीम के द्वारा ही आगे चलकर इस टीम का विस्तार करते हुए 1961 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL का गठन किया गया। अच्छा, 1961 में है, ये आपका 1961 है, ठीक है ना, 1961, ठीक है। तो बोला गया, तो आगे चलकर जो आपका स्पेशल वेपन डेवलपमेंट जो टीम था, इसी टीम का विस्तार करते हुए 1961 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL, जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसका जो है वो गठन किया गया। प्रारंभ में इसका गठन दिल्ली में किया गया था, परंतु 1962 में इसको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये जो आपका DRDL जो बना है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, 1961 में इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में रखा। फिर 1962 में इसका जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। तो देख रहे हो ना किस तरह से ये ऐसे चल रहा है। उसके बाद देखिएगा कि 1972 में ही DRDL के द्वारा यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के द्वारा प्रोजेक्ट डेविल का प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट डेविल का प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मध्यम दूरी के सतह से सतह मारक क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्रों यानी कि मिसाइल का विकास करना था। तो 1972 में ही DRDL के द्वारा प्रोजेक्ट डेविल आया, और प्रोजेक्ट डेविल का पर्पस क्या था कि ज़्यादा दूरी नहीं, मध्यम दूरी, एकदम शॉर्ट रेंज का ही, मीडियम रेंज का ही सतह से सतह मार करने वाला यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाला एक मिसाइल का जो है वो विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। और इस प्रोजेक्ट में विकसित किए गए उपकरणों तथा प्रणालियों से IGMDP का आधार तैयार हुआ। और ये जो है प्रोजेक्ट डेविल के तहत जो बोला गया, प्रोजेक्ट डेविल के तहत ही मध्यम दूरी का सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा गया, और इसी के तहत 5-6 को मिसाइल बनाया गया जिनको IGMDP के अंतर्गत रखा गया, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1983 में आया था, इसी के अंतर्गत इसको रखा गया है।
मिसाइल क्या है? तो प्रक्षेप और अस्त्र, प्रक्षेपास्त्र, इसको लोग बोलते हैं मिसाइल। तो समझ में आया ये चीज़ कि सबसे पहले 1958 में डीआरडीओ बना, फिर 1958 में ही स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम यानी कि SWDT बना। उसके बाद 1961 में ही आपका DRDL बना, जिसका मुख्यालय दिल्ली रखा गया। फिर DRDL का मुख्यालय 1962 में हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद देखिएगा कि 1972 में प्रोजेक्ट डेविल आता है, जो कि सतह से सतह मार करने वाला तकनीक डेवलप करना था। उसके बाद 1983 में IGMDP आता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो है बोला जाता है कि ये इसी के ही चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और IGMDP के तहत देखिएगा कि आप पाँच तरह के हथियारों का निर्माण किया गया, 5 तरह के वेपन का जो है वो निर्माण किया गया। इसमें कौन कौन से थे? तो इसमें थे आपका, पहला था पृथ्वी, दूसरा था अग्नि, तीसरा था आपका त्रिशूल, चौथा था आपका नाग और पांचवा था आपका आकाश। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन 5 हथियारों का निर्माण किया गया। आगे देखिए, IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य जो है वो मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। हम लोगों को क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना है मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। साथ ही साथ रक्षा बलों के द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की मान्यता प्रदान की गई। फिर देखो, हम लोग का जो है रक्षा बल यानी कि अगर देखिएगा तो आपका जो है रक्षा यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो मिसाइलों की जो आवश्यकता है, इसको फुलफिल करने के लिए बोला जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत IGMDP के तहत 5 तरह के मिसाइलों को बनाने का जो है वो आदेश दिया गया। फिर बोला जाता है कि IGMDP का औपचारिक रूप से 1983 में भारत सरकार की गारंटी, देखो IGMDP का जो है औपचारिक रूप से इसका शुरुआत जो है वो 1983 में भारत सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया। और इस कार्यक्रम का जो प्रबंधन है वो आपका DRDO और साथ ही साथ और ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा किया गया था। तो IGMDP इसका औपचारिक रूप से इसका शुरुआत 1983 में होता है, इसको मंजूरी देता है भारत सरकार 1983 में। और ये जो IGMDP जो है, इस कार्यक्रम का जो प्रबंधन है वो प्रबंधन आपका DRDO के द्वारा साथ ही साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा किया जा रहा था, दोनों के द्वारा प्रबंधन किया जाता। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में थे, यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में अब्दुल कलाम थे। फिर बोला जा रहा है कि इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक समुदाय, शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों और तीनों रक्षा सेवाओं को स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को आकार देने हेतु एकत्रित किया गया था। क्या बोला गया कि ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक समुदाय को भी शामिल किया गया, शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया, साथ ही साथ R&D का जो प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, उसको भी, इसके अलावा इंडस्ट्री, उद्योगों को भी, और साथ ही साथ तीनों रक्षा सेवाओं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जल सेना हो, तीनों को शामिल किया गया। और सभी को शामिल किया गया, सभी को जो है वो स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को आकार देने के लिए एकत्रित किया गया। क्लियर? अब देखिए IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहला चीज़ कि भारत की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षित जो है वो सुरक्षा करना है, भौगोलिक सीमा का सुरक्षा करना है। दूसरा, रणनीतिक क्षेत्र में हम लोगों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तीसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन कायम करना था, भारतीय उपमहाद्वीप में। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी को शामिल किया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों को नवीनतम हथियारों से सुसज्जित करना है। तो भारतीय जो सुरक्षा बल है, इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्स है, इन सभी को मॉडर्न न्यू एकदम टेक्नोलॉजी से लैस वेपन जो है, हथियार, ये इन सभी को देना है। इसके अलावा IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित मिसाइलों को विकसित किया गया। कौन कौन सा? 5 को बताया गया था। पहला है आपका पृथ्वी जो है वो सतह से सतह मार करने वाला सक्षम और कम दूरी का ये मिसाइल था। अग्नि जो है वो आपका सतह से सतह मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है।
त्रिशूल की बात करें तो ये आपका सतह से आकाश में मार करने वाला सक्षम और कम दूरी का मिसाइल है। ये सतह से आकाश, देखिए सरफेस टू सरफेस और कम डिस्टेंस में ये पृथ्वी है। सरफेस टू सरफेस एकदम इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, ये है अग्नि। और अग्नि का सीरीज आया है 1 2 3 4 5। इसके बाद त्रिशूल जो है वो सरफेस से एयर में मार करने वाला है और ये कम दूरी का है। इसके अलावा आकाश, ये सरफेस से हवा में मार करने वाला है और ये मध्यम दूरी का है। इसके अलावा एक है आपका नाग, जिसको हम लोग बोलते हैं तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है, यानी कि एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि ये टैंक को भी भेद करता है और टैंक को भी उड़ा देगा। तो ये नाग है, ठीक है ना। तो ये IGMDP के तहत 5 तरह का ये मिसाइलों का जो है वो निर्माण किया गया। आगे देखिए, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 2008 में बंद हो गया। अब इसके जगह में प्रोजेक्ट 2 ही कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए IGMDP इसको 2008 में क्या कर दिया गया, बंद हो गया। अब प्रोजेक्ट 2 ही कार्यक्रम आगे बढ़ता है। पृथ्वी 1 को रिप्लेस कर दिया कौन, देखो पृथ्वी पहले 1 था, उसको रिप्लेस करके आया है प्रहार, और पृथ्वी सीरीज को रिप्लेस कर दिया है प्रलय। तो प्रहार आया है पृथ्वी 1 को रिप्लेस करके, और प्रलय आया है पृथ्वी सीरीज को रिप्लेस करके। सारे ये सभी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल ही है, ठीक ना। इसको भी आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए पृथ्वी के बारे में क्या करके हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी जो है वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये विकसित की गई। ये पहली मिसाइल थी जो कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस से सरफेस, और ये कम डिस्टेंस की है। इसे भारतीय सेना में 1994 में इसको शामिल किया गया। कब, तो 1994 में इसको शामिल किया गया। इसके 3 प्रकार है, कौन कौन है। पहला है आपका पृथ्वी 1 जो कि 150 किलोमीटर तक का है, जो कि आर्मी यूज करता है। दूसरा है पृथ्वी 2 जो कि 250 किलोमीटर तक का है, जो कि वायुसेना यूज करता है। और तीसरा है पृथ्वी 3 जो कि 350 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है, और ये यूज करता है नौसेना। तो आर्मी के पास भी है, यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों के पास है पृथ्वी सीरीज, ठीक है ना। अब पृथ्वी सीरीज जो है वो सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ये मिसाइल है, और ये कम डिस्टेंस की है। पृथ्वी 1 150 किलोमीटर आर्मी के पास, थल सेना के पास। पृथ्वी 2 250 किलोमीटर वायुसेना के पास, और पृथ्वी 3 350 किलोमीटर नौसेना के पास। और ये जो तीनों जो मिसाइल है पृथ्वी 1 2 3, ये तीनों जो मिसाइल है वो आपका 1000 kg तक का वर्क लोड को ले जाने में सक्षम है। कम से कम ये 1000 kg तक जो है वो आपका वजन को उठा के ये लोग चल भी सकते हैं, इतना इन लोग का पावर भी है। समझ में आया ये चीज़। ये पृथ्वी आपको समझ में आ गया होगा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बाद चलिए पृथ्वी के बारे में करंट न्यूज़ है कि पृथ्वी 1 मिसाइलों को आधुनिक प्रहार मिसाइलों के द्वारा पुनर्स्थापित कर दिया गया है, यानी कि पृथ्वी मिसाइल अब नहीं रहा, उसके जगह में प्रहार मिसाइल आ गया है। नोट, प्रहार और प्रलय मिसाइल पढ़ लेना अलग से, ठीक है ना। और पृथ्वी मिसाइल करीब करीब अब रुक ही गया है, और पृथ्वी को रिप्लेस करके प्रहार और आपका प्रलय मिसाइल आ गया है। तो अब आपको प्रहार और प्रलय के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना होगा। तो पहला पृथ्वी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं त्रिशूल की ओर। अब जो है वो नेक्स्ट त्रिशूल के बारे में देखिए। यह जो है त्रिशूल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली और ये कम दूरी की मिसाइल है। तो ये सतह से हवा में मार करता है। त्रिशूल की अगर रेंज की बात की जाए तो ये आपका 9 से 12 किलोमीटर है, और ये लगभग 130 kg तक का वर्क हेड यानी वॉर हेड को ले जा सकता है। वर्क लोड नहीं होगा बल्कि ये वॉर हेड होगा, वॉर हेड। तो ये तीनों पृथ्वी सीरीज जो है वो 1000 kg तक का वॉर हेड को ले जाने में सक्षम है, जबकि त्रिशूल जो है वो आपका 130 kg वॉर हेड को ले जाने में सक्षम है। त्रिशूल का जो फ्यूचर में विकास जो है वो बंद कर दिया गया है लगभग, और
इसके बारे में याद रखिएगा कि त्रिशूल और आकाश हवा में जाकर विरोधी मिसाइल को नष्ट करते हैं। तो त्रिशूल मिसाइल जो है, जो आपका हवा आकाश मिसाइल जो है, वो हवा में जाकर जो विदेशी जो आपका विरोधी जो मिसाइल है उन सभी को नष्ट करता है। और त्रिशूल का भी जो है फर्दर विकास अब बंद कर दिया गया लगभग। त्रिशूल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाला कम दूरी का मिसाइल है। इसका रेंज जो है यानी कि इसका दूरी जो है वो 9 से 12 किलोमीटर तक का है और ये आपका वर्क हेड 130 किलोमीटर तक ही ले जा सकता है। त्रिशूल के बारे में चौथा पॉइंट याद रखिए कि त्रिशूल का विकास आधिकारिक रूप से 2008 में ही बंद कर दिया गया था और वर्तमान में भारतीय सेनाएं बराक मिसाइलों जो कि इजराइल से लिया है इसका उपयोग सतह से हवा में मार करने के लिए कर रही है। तो देखो, पहले 2008 से पहले देखिएगा तो त्रिशूल मिसाइलों का प्रयोग विरोधी जो मिसाइल है उनको हवा में नष्ट करने के लिए यूज होता था, लेकिन अब 2008 में देखिएगा त्रिशूल का विकास जो है वो आधिकारिक रूप से बंद कर दिया ऑफिशियली रूप से, और इसको रिप्लेस करके बराक मिसाइल आया है जो कि इजराइल से लिया गया है और ये अब सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल के रूप में यूज हो रहा है। भारत और इजराइल के संयुक्त रूप से भारत और इजराइल की जो है संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइलों को विकसित किया गया है। तो भारत और इजराइल दोनों मिल के संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइलों को विकसित किया गया है जो कि 16 से 30 किलोमीटर तक की दूरी में सतह से हवा में मार करने वाले की क्षमता रखती है। अच्छा छोड़ो, इतना मत छोड़ो, मतलब इतना कन्फ्यूज मत रखो, छोड़ो ये सब। पहले जो त्रिशूल मिसाइल जो है वो आपका 9 से 12 किलोमीटर तक की रेंज को ये कवर करता था और ये सतह से हवा में ये टारगेट होता था और जो भी विरोधी पार्टी का जो भी मिसाइल था उसको वो हवा में ही नष्ट कर देता था। लेकिन 2008 में इसको ऑफिशियली रूप से इसको आधिकारिक रूप से इसको बंद कर दिया गया है और इसको रिप्लेस करके बराक मिसाइल आया है जो कि इजराइल से लिया गया है और बराक मिसाइलों का यूज़ अभी सतह से हवा में विरोधी मिसाइलों को नष्ट करने के रूप में किया जा रहा है। फिर याद रखिएगा कि भारत और इजराइल के ज्वाइंट प्रयास से यानी कि संयुक्त प्रयास से बराक 8 मिसाइलों का प्रयोग किया गया है और ये जो बराक 8 जो मिसाइल है वो आपका 16 से 30 किलोमीटर तक का जो है वो दूरी कवर करेगा। त्रिशूल 9 से 12 करता था और ये 16 से 30 किलोमीटर तक का दूरी कवर करता है और ये हवा में ही मार कर सकता है विरोधी मिसाइलों को। तो ये त्रिशूल के बारे में था कहानी। आगे देखिए आकाश के बारे में। ये कभी डिमांड में है बिकॉज ये कभी डिमांड में है बिकॉज ये माउंटेन में भी इजी सर्वाइव करता है और इसका जो इंजन है और इसका जो इंजन टीम कम लेकर भी फ्रीज नहीं होता है। इंजन टेम्परेचर कम होने पर भी फ्रीज नहीं होता। अच्छा ये क्या है इसका बेसिक समझिए। आकाश जो मिसाइल है, ये आकाश मिसाइल का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों इसका डिमांड ज़्यादा होता है? क्योंकि ये जो है माउंटेन यानी कि पहाड़ों में भी इजी तरीके से ये सर्वाइव कर सकता है एकदम ऊंचाई पे भी। अब बोला जाता है इसका जो इंजन जो है वो कम टेम्परेचर होने पर भी फ्रीज यानी कि जमता नहीं है इसका इंजन। ठीक है ना। आकाश के बारे में, आकाश की बात की जाए तो बोला जाता है कि आकाश मिसाइलें सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं। जैसे कि त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल थी, उसी तरह आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। आकाश के बारे में बोला जाता है कि इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम जैसे कि युद्धक टैंकों अथवा ट्रकों से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो इसको याद रखिए कि जो आकाश जो मिसाइल है इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे कि युद्धक जो टैंक होता है, जो आपका मिलिट्री जो टैंक होता है उसके माध्यम से और ट्रकों के माध्यम से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है आसानी से। ट्रक से भी, युद्धक टैंक से भी और ट्रक से भी इसको जो है वो लॉन्च किया जा सकता है आकाश मिसाइलों को। यह कई दिशाओं में एक से अधिक लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। सभी दिशाओं में ये एक से अधिक लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है और इसकी जो सटीकता यानी कि एक्यूरेसी जो है वो लगभग 90% है। इसकी सटीकता एकदम ये सटीक होता है ये भी आकाश। तो आकाश जो है वो सरफेस टू एयर में मार करने वाला मध्यम दूरी का ये क्या है, मिसाइल है। और ये जो है मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे ये युद्धक टैंक और आपका ट्रक वगैरह हो गया, इनसे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है।
और इसकी जो सटीकता है, एक्यूरेसी, वो 90% होता है और ये एक साथ कई दिशाओं में टारगेट को भेज सकता है। चौथा, यह मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना तीव्र गति से भी लक्ष्य को भेजता है। ये आपका ध्वनि यानी कि साउंड की स्पीड से भी चलता है, साउंड से भी ज़्यादा स्पीड। तो ये जो मिसाइल है आकाश, वो ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज गति से ये लक्ष्य को टारगेट करता है और उसको निस्तानाबूद कर देता है। पांचवा पॉइंट, डीआरडीओ के द्वारा इसके 2 और प्रकार बनाए गए हैं। डीआरडीओ के द्वारा आकाश का और भी 2 प्रकार बनाया गया है। एक तो है आपका आकाश एनजी, एनजी मतलब होता है न्यू जनरेशन, और एक होता है आपका आकाश प्राइम। तो डीआरडीओ के द्वारा आकाश मिसाइल जो है वो इसका 2 प्रकार और बनाया गया है, आकाश एनजी न्यू जनरेशन और आकाश प्राइम। क्लियर? आगे देखिए, चौथा मिसाइल आपका है नाग। चौथा मिसाइल है आपका नाग। बोला जा रहा है कि नाग जो है वो एक स्वदेश निर्मित टैंक रोधी मिसाइल है। ये टैंक को नेस्तनाबूद करता है और ये देसी है, स्वदेश निर्मित टैंक रोधी मिसाइल है। यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि फायर एंड फॉरगेट। ये एकदम दागता है और भूल जाता है, ये ऐसा है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, यानी कि ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। डीआरडीओ नाग मिसाइलों के हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए जा सकने वाले संस्करणों का विकास के अंतिम चरण में है। तो डीआरडीओ जो है वो नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले संस्करणों का, देखो नाग मिसाइल अभी पूरी तरीके से जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और डीआरडीओ नाग मिसाइलों के हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए जा सकने वाले संस्करणों के विकास में एकदम अंतिम चरण में है। तो डीआरडीओ के द्वारा एक हेलीकॉप्टर भी बनाया जा रहा है जो कि टैंक रोधी हेलीकॉप्टर होगा और ये भी दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे ही कार्य करेगा। तो ऐसा हेलीकॉप्टर भी बना रहा है डीआरडीओ के द्वारा, बनाया जा रहा है और ये अंतिम चरण में ही है, लगभग बन जाएगा। और ये जो हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है इसका नाम रखा जाएगा हेलिना। तो हेलीकॉप्टर नाग इसका फुल फॉर्म होता है और इसको शॉर्ट में हेलिना कहते हैं, ठीक ना। तो ये नाग मिसाइल के बारे में था, नाग मिसाइल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी नाग मिसाइल के बारे में। पांचवा सीरीज है आपका अग्नि का। अग्नि के बारे में बोला जा रहा है कि अग्नि का बहुत सारा सीरीज है, इसके अलग अलग रेंजों के आधार पे इसका सीरीज आया है पूरा संस्करण। जैसे कि पहला है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6। ये अभी अंडर डेवलप्ड है, मतलब कि निर्माणाधीन है, ये बन जाएगा। अग्नि 1 की बात करें तो इसका जो रेंज है वो आपका 700 से लेके 1200 किलोमीटर तक है और ये वारहेड 1000 केजी तक ये रख सकता है। और ईंधन की बात कीजिएगा तो यहाँ पे ठोस ईंधन यूज होता है। अग्नि 2 की बात कीजिएगा तो ये आपका 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक का रेंज ये कवर करता है और इसका भी वारहेड 1000 केजी तक का ये वजन ले सकता है। और ईंधन की बात कीजिएगा तो इसका 2 चरण होता है, पहले चरण में ठोस और दूसरे चरण में लिक्विड। अग्नि 3 की बात कीजिएगा तो ये आपका 2500 से 3500 किलोमीटर तक का रेंज कवर करता है और इसका जो वारहेड है वो आपका 1500 केजी है। और इसका भी 2 चरण है, पहला चरण इसका भी ईंधन का 2 चरण है, ईंधन तकनीक का, पहले चरण में ठोस, दूसरा में है तरल। अग्नि 4 की बात कीजिएगा तो ये आपका 3000 से 4000 किलोमीटर तक का रेंज कवर करता है और इसका वारहेड 800 से लेकर 1000 तक रहता है। अग्नि 3 का 1500 है सबसे ज़्यादा और अग्नि 5 का भी 1500 है, ठीक है। और अग्नि 5 का ईंधन की अगर बात कीजिएगा तो इसका भी 2 चरण है, पहले चरण में ठोस, दूसरे चरण में तरल। अग्नि 5 की बात कीजिएगा तो ये आपका 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक का रेंज कवर करता है और इसका वारहेड 1500 केजी है। और इसमें 3 चरण होते हैं, पहला चरण में ठोस, दूसरा चरण में तरल और तीसरा चरण में क्रायोजेनिक ईंधन ये लेता है। उसके बाद छठा आता है आपका अग्नि 6 जो कि अभी निर्माणाधीन है, अंडर डेवलप्ड है और इसका जो रेंज है वो आपका 8000 से 12000 किलोमीटर तक है, बाप रे बाप।
और इसका भी वॉर हेड 1000 kg तक है। और इसमें भी 3 चरण होगा, ठोस होगा, लिक्विड होगा और क्रायोजेनिक होगा। ठीक ना, ये तीनों चरण पे ये काम करेगा। ये आपका पूरा अग्नि सीरीज है। ठीक ना, इसको भी आप याद रखिएगा। और अग्नि सीरीज के बारे में अभी बताया गया था कि जो अग्नि सीरीज जो है वो सतह से सतह मार करने वाला अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय यानी कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ये मिसाइल छोड़ा जा सकता है। इंडिया में बैठे बैठे हम अफ्रीका में मिसाइल छोड़ सकते हैं, अमेरिका में मिसाइल छोड़ सकते हैं। बाप रे बाप, इतना खतरनाक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए आगे। यहाँ तक हम लोग पूरा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देख चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ना बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में हल्का सा देख लीजिए कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। भारत की अगर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा पृथ्वी मिसाइल, अग्नि सीरीज आ जाएगा जिसमें अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी है। इसके बाद K-15 सागरिका है। K-15 सागरिका ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सबमरीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है, यानी कि पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है। और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SLBM, सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल। चौथा की अगर बात करें, चौथा आपका है K-4 मिसाइल जो कि लंबी दूरी के लिए होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और ये समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करती है। यानी कि ये परमाणु प्रतिरोधक, यानी कि आपका जिसको लोग बोलते हैं ना परमाणु प्रतिरोधक को क्या बोला जाता है भाई? तो परमाणु प्रतिरोधक को न्यूक्लियर डिटरेंस ये बोला जाता है। तो न्यूक्लियर डिटरेंस को ये स्ट्रॉन्ग करती है। आगे देखिए, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, पृथ्वी है, अग्नि है, K-5 सागरिका है और K-4 मिसाइल है, ये सभी। इसके अलावा विश्व की और भी बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि रसिया की है आपका RS-28 सारमेट, और USA की है ट्रीडेंट द्वितीय, और चाइना का है DF-41। ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल था, भारत का भी और विश्व का भी। अब देखिए भारत का कुछ क्रूज मिसाइल देख लीजिए और फिर विश्व का देखेंगे। भारत का क्रूज मिसाइल है जैसे कि ब्रह्मोस, इसके अलावा निर्भय मिसाइल है, इसके अलावा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTD-V, ये सभी आपका 3 तरह का क्रूज मिसाइल है और तीनों के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा विश्व की और भी क्रूज मिसाइल है जैसे कि USA का है टोमाहॉक मिसाइल और AGM-86 ALCM। तो AGM-86 ALCM ये विश्व की मतलब कि ये USA की क्रूज मिसाइल है। रसिया की क्रूज मिसाइल आपका कलिबर मिसाइल है, साथ ही साथ KH-55 मिसाइल भी है। चाइना की क्रूज मिसाइल CJ-10 है और पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल बाबर मिसाइल है, बाबर या बाबुर मिसाइल बोलते हैं इसको। तो ये सभी है, ये सभी जो है वो आपका विश्व की क्रूज मिसाइल है। तो हम लोग भारत का बैलिस्टिक मिसाइल, विश्व की बैलिस्टिक मिसाइल, भारत की क्रूज मिसाइल और विश्व की क्रूज मिसाइल, इन सभी के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद हम लोग जो है वो आपका क्रूज मिसाइलों की तरफ चलते हैं। और आप देखिए क्रूज मिसाइल के बारे में, क्रूज मिसाइल के बारे में बोला जा रहा है कि क्रूज मिसाइलें पृथ्वी की सतह से समानांतर गमन करती है और ये बहुत छोटे होते हैं जिसके कारण रडार की पकड़ में ये आसानी से नहीं आ पाते हैं। और क्रूज मिसाइलें पारंपरिक और नाभिकीय हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है। क्रूज मिसाइल जो है वो एकदम वायुमंडल के नीचे ही ये मतलब उड़ता है, ठीक ना, वायुमंडल के नीचे ही उड़ता है। क्योंकि ये आपका बोला जाता है क्रूज मिसाइल के बारे में, एक पॉइंट याद रखिएगा, क्रूज मिसाइल के बारे में बोला जाता है कि ये आपका स्वनिर्देशित मिसाइलें हैं जो कि काफ़ी समय तक पृथ्वी की सतह के समानांतर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। बहुत लंबे समय तक ये पृथ्वी के समानांतर कम ऊंचाई पर उड़ेंगे, ये बहुत छोटे होते हैं
और इसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है और ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। देन इसके लिए ईंधन को जलाने के लिए अलग से इसके साथ ऑक्सीडाइजर को ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो मिसाइलें हैं इसके पास अगर ये वायुमंडल से ऊपर चले जाएंगे तो देन ये ईंधन को नहीं जला पाएंगे, इसलिए ये वायुमंडल में ही ये इसका वायुमंडल के भीतर ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। क्रूज मिसाइलों का भी प्रकार है बहुत सारा, वो भी हम लोग देख लेंगे। और क्रूज जो मिसाइल है उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये आसानी से रडार में नहीं पकड़ पाते हैं, आसानी से रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। और ये क्रूज मिसाइलें जो है वो आपका पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल और नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर वेपन यानी कि हथियार दोनों को ले जाने में ये सक्षम है। अब देखिए क्रूज मिसाइलें में कौन कौन है, जैसे कि आपका ब्रह्मोस है, इसके अलावा आपका निर्भय है। निर्भय के बाद देखिएगा आपका हाइपरसोनिक डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल है। ठीक ना। ये सभी आपका क्रूज मिसाइलों के अंतर्गत आता है। फिर आपका S-400 ये भी आपका यही है, आपका क्रूज मिसाइल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। और ये याद रखिए ये जो मिसाइल है वो आपका इंडिया और रसिया दोनों का है। ब्रह्मोस की अगर नाम देखिएगा तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया में एक मस्कावा है, इन दोनों के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र और मस्कावा इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात कीजिएगा तो ये आपका भारत और रसिया का संयुक्त उपक्रम है। इसकी रेंज की बात कीजिएगा तो दूरी तो ये आपका 290 किलोमीटर तक का इसका क्षमता है, रेंज है। इसकी गति देखिएगा तो ये आपका 2.5 से लेकर 2.8 मैक तक इसका दूरी होता है। और देखिएगा तो ये 200 से लेकर 300 केजी तक का पारंपरिक और आपका नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम है, 200 से लेकर 300 केजी वजन तक का। और इसे भूमि, वायु तथा जल तीनों से चलाया जा सकता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को भूमि से भी, वायु से भी और जल तीनों से चलाया जा सकता है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल होती है, जिसमें पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन होता है और दूसरे चरण में तरल प्रणोदक इंजन होता है। इंजन या ईंधन बोलिए ना, बात एक ही है। तो ये 2 चरण वाली होती है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक यूज होता है और दूसरे चरण में तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ब्रह्मोस का अगला संस्करण निर्माणाधीन है और जिसकी गति जो है वो 8 मैक होगी और जिसका रेंज 450 से लेकर 600 किलोमीटर तक का होगा। अभी जो हम लोग के पास ये है ब्रह्मोस है, उसका स्पीड 2.5 मैक से लेकर 2.5 मैक से लेकर 2.8 मैक तक है। और जो अभी निर्माण हो रहा है उसका स्पीड 8 मैक होगा। और अभी हम लोग के पास जो है उसका रेंज है 290 किलोमीटर और जो निर्माण कर रहे हैं हम लोग उसका रेंज है 450 से लेकर 600 किलोमीटर तक का। बाप रे बाप। आगे देखिए इंडिया जो है वो पहले MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम इसको बोला जाता है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम यानी कि MTCR पे हस्ताक्षर नहीं किया था, तब इंडिया 290 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा का टेस्ट नहीं कर सकता था। बट 2016 में इंडिया के द्वारा MTCR जो है यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम इसको साइन किया गया। अब इंडिया जो है वो 600 किलोमीटर रेंज तक का भी वो टेस्ट कर सकता है। ठीक ना। तो पहले इंडिया जो है वो MTCR को साइन नहीं किया था, देन इंडिया 290 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक का वो टेस्ट नहीं कर सकता है। अब इंडिया जो है वो MTCR पे साइन कर दिया है, देन इंडिया अब 600 किलोमीटर तक का रेंज तक का भी वो टेस्ट कर सकता है। ठीक ना, ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा। तो ये पहला हो गया आपका ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में, जो कि इंडिया और रसिया दोनों का है। ये यहाँ पे आपको इसके बारे में समझा दिया गया है। आप अगर इसके बारे में कहीं पे और भी बेसिक अगर बातें कहीं देखते होंगे या यूट्यूब या फिर वीडियो या फिर न्यूज़ चैनल या फिर आप कहीं पेपर में या कहीं बुक में और भी कहीं पढ़िएगा तो यहाँ पे डाटा को आप और भी ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यही आपका मतलब फाइनल है,
ऐसा नहीं है, आप इसमें और भी डाटा को ऐड कर सकते हो। एग्ज़ाम हॉल से पहले पहले तक आप कंटेंट इनरिचमेंट कर सकते हो हर एक टॉपिक में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यही आपका लास्ट है। ये तो आपका फाउंडेशन क्लास चल रहा है, तो ये आपका फाउंडेशन में सारा कुछ समझाया जा रहा है। बाकी बात इसके अलावा भी आपको तो इसमें ऐड करना ही होगा ना, आप इससे काम नहीं चला सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका, पहला तो आपका ब्रह्मोस था, ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रसिया दोनों का है। दूसरा है आपका निर्भय। निर्भय के बारे में बोला जाता है कि निर्भय जो है वो एक लंबी दूरी की सभी मौसम में चलने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। हम लोग बात कहते हैं क्रूज मिसाइल को 3 भागों में बांटा जाता है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो सुपरसोनिक में ब्रह्मोस आ जाएगा और सबसोनिक में निर्भय आ जाएगा, बताया गया था। सबसोनिक जिसका जो कि सबसोनिक जो 1 मैक से कम होगा, और सुपरसोनिक जो 1 से 3 मैक के बीच में होगा, और हाइपरसोनिक, नहीं रुकिए ज़रा सा 1 मिनट। हाँ, सबसोनिक जो 1 मैक से कम गति का होगा, सुपरसोनिक जो कि 1 से 3 मैक की गति वाला होगा, और हाइपरसोनिक जो कि 5 मैक से अधिक गति वाला होगा, ठीक है ना। ऐसा है। तो बोला जा रहा है कि निर्भय जो है वो एक लंबी दूरी तय करने वाला और सभी मौसम में चलने वाला एक सबसोनिक सुपर मिसाइल है। सबसोनिक बोला गया यानी कि इसका जो है दूरी जो इसका दूरी जो है मतलब इसका जो स्पीड है वो 1 मैक से कम होगा, और 8 मैक वाला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बताया गया था ना। 8 मैक वाला जो बन रहा है यानी कि 5 मैक से ज़्यादा तो वो आपका हाइपरसोनिक में ही आएगा। तो 8 मैक वाला ब्रह्मोस बन रहा है, तो अब वो आपका जो है वो सुपरसोनिक पे ना आकर वो अब हाइपरसोनिक में आ जाएगा। निर्भय के बारे में बताया गया, पहला पॉइंट कि यह एक लंबी दूरी तय करने वाला है और ये सभी मौसम में चलने वाला है, और ये एक आपका सबसोनिक ये क्रूज मिसाइल है। इसके बारे में देखिएगा कि इसका जो विकास है वो आपका DRDO के द्वारा, ये 1 जनवरी 1958 में बना था, आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका विकास DRDO के द्वारा भारत में ही किया जा रहा है। मीन्स ये निर्भय देशी निर्मित मिसाइल है। जैसे ब्रह्मोस की बात कीजिएगा तो वो इंडिया और रसिया की मदद से बनाया जा रहा है, तो वो आपका स्वदेशी नहीं होगा, वो विदेशी हो जाएगा। बट निर्भय जो है वो पूरी तरीके से DRDO के द्वारा हमारे देश में ही बनाया जा रहा है, यानी कि ये देशी निर्मित मिसाइल है। एक देखिएगा कि DRDO और साथ ही साथ DRDO के अलावा DRDO प्लस मासी नोस्ट्रोएनिया, तो मासी नोस्ट्रोएनिया जो कि रसिया का है, तो DRDO प्लस मासी नोस्ट्रोएनिया जो कि रसिया का है, दोनों मिलकर ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड बनाया है। तो इंडिया और रसिया दोनों मिलकर DRDO और आपका मासी नोस्ट्रोएनिया दोनों मिलकर ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड बनाया है, और ये जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है। तो जो आपका ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड जो है, जो कि DRDO और आपका मासी नोस्ट्रोएनिया जो कि रसिया का है, दोनों के द्वारा मिल के बनाया गया है ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड, और यही जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है। और अभी वर्तमान में जो हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस का अगला संस्करण बना रहा है, जिसका गति 8 मैक होगा और जिसका रेंज 450 से लेके 600 किलोमीटर तक का होगा। तो ये कौन बनाएगा? तो ये आपका ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड बनाएगा, यही ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है। आगे देखिए, अभी कुछ समय पहले ही बात चल रहा था कि फिलीपींस जो है वो कुछ ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। तो ऐसे में जब वो कुछ ब्रह्मोस खरीदना चाह रहा है तो भारत से बात कर रहा है। फिर वो भारत से वो डायरेक्ट नहीं खरीद सकता है। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि ब्रह्मोस बना रहा है भारत और रसिया की एक जॉइंट वेंचर के रूप में। DRDO और मासी नोस्ट्रोएनिया का दोनों मिल के एक लिमिटेड बनाया है, एक कंपनी बनाया है, समझिए ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड, और उसी कंपनी का काम है ब्रह्मोस मिसाइल बनाना। तो वही कंपनी से फिर आपको खरीदना पड़ेगा ना। तो फिलीपींस कुछ ब्रह्मोस खरीदना चाहता है तो वह इसी लिमिटेड से बात करेगा, यानी कि ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड से ही बात करेगा। जबकि जो निर्भय मिसाइल की बात करे तो वो आपका पूरी तरीके से DRDO के द्वारा बनाया गया है। तो इसको खरीदने के लिए डायरेक्ट DRDO से यानी कि इंडिया से बात करना पड़ेगा। आगे देखिए, क्रूज मिसाइल सारे फायर एंड फॉरगेट हैं, यानी कि
दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पे कार्य करते हैं तथा ये मिसाइल जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से ये लैस होते हैं तथा इसको डायरेक्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जो आपका क्रूज मिसाइल है ये सभी आपका जीपीएस से लैस होता है, दिन इसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये आपका जीपीएस के थ्रू ये सभी डायरेक्शन ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए निर्भय के बारे में और भी कुछ बातें हैं। ये तो आपका बेसिक था यहाँ से यहाँ तक का। निर्भय के बारे में देखिए और भी बोला जा रहा है कि निर्भय का जो रेंज या फिर इसका जो परिचालन सीमा है वो आपका 1000 किलोमीटर तक का ही है। और इसका गति ये आपका सब सोनिक है ना, तो ये 1 मैक से कम होगा, तो ये आपका 0.6 मैक से लेकर 0.7 मैक तक ही है इसका गति। निर्भय पारंपरिक तथा परमाणु दोनों तरह का हथियार ले जाने में ये सक्षम है और ये 300 केजी तक का वजन 300 केजी वजन तक के हथियारों को ये ले जाने में सक्षम है। यानी कि इसका जो वर्क हेड है वो आपका 300 केजी ही है मात्र। इस मिसाइल को कई प्लेटफॉर्मों से जो है वो लॉन्च किया जा सकता है और ये भी फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये मिसाइल यूएसए के टॉम हैंक मिसाइल के समानांतर कार्य करता है। एक यूएसए का मिसाइल है जिसको बोला जाता है टॉम हैंक मिसाइल, जो कि वो भी आपका सबसोनिक क्रूज मिसाइल ही है और उसी के जैसा ही भारत का निर्भय मिसाइल है। टॉम हैंक के द्वारा नहीं, मतलब कि टॉम हैंक के जैसा ही है। यूएसए का जो टॉम हैंक मिसाइल है ना क्रूज मिसाइल, उसी के ही जैसा काम करता है निर्भय क्रूज मिसाइल जो कि भारत का है। तो क्रूज मिसाइल में हम लोग 2 ठो पढ़ लिए, एक आपका ब्रह्मोस और दूसरा आपका निर्भय। आगे देखिए नोट, S-400 ट्रायम मिसाइल प्रणाली को रसिया से लिया गया है, भारत खरीदा है। तो S-400 ट्रायम ये जो मिसाइल प्रणाली है ये भी आपका क्रूज मिसाइल के अंतर्गत ही आता है और इसको रसिया से खरीदा गया है। आगे देखिए S-400 ट्रायम मिसाइल प्रणाली, इसकी अगर बात करें तो इसमें आपका मिसाइल और लॉन्चर ये रहा और ये जो मिसाइल है वो आपका 400 किलोमीटर तक का हमला कर सकता है। इसकी रडार प्रणाली की बात करें तो ये आपका लगभग 600 किलोमीटर तक का ये एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कमांड सेंटर है। इसके अलावा S-400 मिसाइल, इसको यूट्यूब से आप और भी समझिएगा। यहाँ पे अभी केवल आपको इसके बारे में थोड़ा सा फिगर वगैरह बना दीजिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा नंबर मिल जाता है। ठीक है ना, तो S-400 के बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये देखिएगा इसका मिसाइल प्लस लॉन्चर है, इसका रडार प्रणाली है, इसका कमांड सेंटर है और इसका मिसाइल 400 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इसका रडार जो है वो लगभग 600 किलोमीटर तक का एरिया कवर करेगा और इसमें 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम है मिसाइल प्लस लॉन्चर, दूसरा है रडार प्रणाली, तीसरा है कमांड सेंटर। तो इसका 3 सिस्टम है। आगे देखिए एक यूएसए का रूल है जिसको बोलते हैं हम लोग CAATCA, जिसको हम बोलते हैं कैट्सा रूल। ये कैट्सा रूल क्या है वो देखो, बोला जाता है कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको थार्ड बोला जा रहा है, यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये यूएसए का मिसाइल है जो कि S-400 मिसाइल के ही इक्विवेलेंट है। तो यूएसए का एक थर्ड मिसाइल है जिसको टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। ये यूएसए का है जो कि S-400 मिसाइल के जैसा ही है और ये मिसाइल इंडिया को रूस से खरीदने में यूएसए जो है वो कैट्सा रूल लगाता है। इंडिया जो है वो रसिया से S-400 मिसाइल खरीदना चाहता है, बट इस मिसाइल को खरीदने से पहले यूएसए जो है वो कैट्सा रूल लगा देता है तथा चीन भी यूएसए को उकसाता है, बट प्रतिबंधों के बावजूद भी इंडिया ने रसिया से ये मिसाइल खरीदा और लगभग ये जो मिसाइल है वो आपका $5.2 बिलियन इतना में खरीदा और रसिया ये जो है ये 3 यूनिट अभी तक इंडिया में डिलीवर कर चुका है और बाकी और भी जो यूनिट है वो समय से पूर्व इंडिया में भेज देगा। ठीक है ना, क्या बोले हैं वो देखिए। एक आपका कैट्सा रूल है, यूएसए का ही रूल है, आप इसको थोड़ा बहुत आप इसको गूगल कर लीजिएगा कैट्सा रूल क्या होता है सो। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैट्सा रूल के अंतर्गत बताया जा रहा है कि जैसे भारत के पास S-400 आया, रसिया से हम लोग खरीदे
अभी पूरा आया नहीं है, इसका 3 चरण है, तो अभी स्टार्टिंग का 1-2 चरण कुछ कुछ भेजा है, 3 यूनिट भेजा है, और भी अभी समय से पहले भेज देगा। तो देखिए रसिया के पास S-400 मिसाइल है, S-400 मिसाइल है जो कि क्रूज मिसाइल है, और सेम इसी के जैसा थर्ड मिसाइल अमेरिका के पास है जिसको टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। दोनों एक ही जैसा है। और S-400 मिसाइल जो है वो भारत रसिया से खरीदना चाहता है, बट जो अमेरिका है वो भारत के ऊपर कैटसा रूल लगाता है, और चीन भी अमेरिका को कैटसा रूल लगाने के लिए उकसाता है। फिर भी इतना सारा प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत जो है वो रसिया से S-400 मिसाइल खरीदा लगभग 5.2 बिलियन डॉलर में। और रसिया जो है वो 3 यूनिट अभी तक इंडिया को डिलीवर कर चुका है, बाकी और भी जो है वो समय से पूर्व भेज देगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए S-400 जो मिसाइल है क्रूज मिसाइल, इसके बारे में डिटेल से समझिए। बोला जा रहा है कि S-400 एक एयर डिफेंस मिसाइल है। कैसा है? तो हवा में मार करने वाला मिसाइल है, हवा से हवा में एयर डिफेंस मिसाइल है ये आपका। इसको पूरी तरीके से रसिया जो है वो इसको डेवलप किया है। तो S-400 एक एयर डिफेंस क्रूज मिसाइल है और इसे रसिया के द्वारा विकसित किया गया है। इसे सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल और सबसे सक्षम डिफेंस सिस्टम माना गया है। एयर डिफेंस मिसाइल है, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे उन्नत प्रणाली का ये एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। और यह एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, साथ ही साथ लड़ाकू विमान या फिर जो UAV यानी कि ड्रोन, ये सभी को ख़त्म कर देगा। ठीक है ना? तो S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि रसिया ने विकसित किया है, और ये जो है वो सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल है, सबसे सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, कोई भी क्रूज मिसाइल, कोई भी लड़ाकू विमान, कोई भी UAV ड्रोन, इस सभी को ये समाप्त कर देगा। ठीक। S-400 प्रणाली के बारे में, सिस्टम के बारे में आप समझ गए हैं। आगे देखिए S-400 मिसाइल की कार्यप्रणाली, ये कैसे काम करता है। तो S-400 जो मिसाइल है इसके 3 प्रमुख अंग हैं। कितने? तो 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है आपका मिसाइल लॉन्चर, दूसरा है रडार प्रणाली, और तीसरा है आपका कमांड सेंटर। इसका फिगर पीछे बताया गया है, ये वाला। मिसाइल लॉन्चर ये रहा, रडार प्रणाली ये रहा 600 किलोमीटर तक का, और मिसाइल लॉन्चर 400 किलोमीटर तक का, और कमांड सेंटर ये रहा। ये सब का फिगर आप देख भी लीजिएगा। तो इसके 3 प्रमुख अंग है, मिसाइल लॉन्चर, रडार प्रणाली और कमांड सेंटर। S-400 प्रणाली का रडार 600 किलोमीटर तक की दूरी किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले 100 से अधिक लक्ष्यों को एक साथ चिन्हित कर सकते हैं। अगर आप 100 को भी ये भेज दे रहे हो, चाहे आप बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान, चाहे आप क्रूज मिसाइल, चाहे आप UAV ड्रोन, कम से कम अगर आप 100 को भी एक साथ भेजोगे ना, तो वो एक साथ उसको S-400 मिसाइल उसको एक साथ 600 किलोमीटर के दायरे में अगर को आया तो उसको एक साथ मारेगा। तो S-400 प्रणाली एक रडार, S-400 प्रणाली का रडार 600 किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले 100 से अधिक लक्ष्यों को एक साथ चिन्हित कर सकता है, और लक्ष्यों को चिन्हित करने के पश्चात यह कमांड सेंटर को सारे जो है वो आंकड़े उपलब्ध करा देगा। तो ये एक साथ सभी को चिन्हित करेगा और सारा जो आंकड़ा है, डाटा है, वो कमांड सेंटर के पास उपलब्ध करा देगा। और कमांड सेंटर आंकड़ों के प्रसंस्करण के आधार पे मिसाइल लॉन्चर को मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है। फिर कमांड सेंटर जो उसको डाटा मिला है उस डाटा को अच्छे से प्रोसेस करने के बाद उसके बाद जो है वो मिसाइल लॉन्चर को मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है। और इस प्रणाली मिसाइल लॉन्चर में बोला जा रहा है कि इस प्रणाली मिसाइल लॉन्चर में, एक पॉइंट याद रखिएगा, रुकिए जरा से एक मिनट। अब बोला जा रहा है कि इस प्रणाली मिसाइल लॉन्चर में स्तरित सुरक्षा के लिए, यानी कि लायर सिक्योरिटी, निम्नलिखित मिसाइलों
फायर करने की क्षमता है, मतलब छोड़ने की क्षमता है। अच्छा ये मत छोड़िए ना, ऐसा ऐसा समझिए आप इसको। जब 600 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान या भी कोई भी यूएवी जैसा कोई भी ड्रोन आता है 600 किलोमीटर के दायरे में, तो ये तुरंत इसको डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसको चिन्हित करने के बाद ये अपना सारा जो डाटा है वो आपका कमांड सेंटर को पहुंचा देता है। फिर कमांड सेंटर सभी डाटा को, सभी आंकड़ा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद मिसाइल लॉन्चर को ये मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है, और ये मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है, और उसके बाद फिर मिसाइल लॉन्चर जो है वो वहाँ से मिसाइल को लॉन्च कर देता है। और इस प्रणाली मिसाइल लॉन्चर में स्तरीय सुरक्षा के लिए लाइट सिक्योरिटी निम्नलिखित मिसाइलें फायर करने की क्षमता है। अच्छा देखो यहाँ पे किस तरह का मिसाइल वो छोड़ेगा, तो कम दूरी की मिसाइलें लगभग वो 40 किलोमीटर तक का वो छोड़ेगा, कम दूरी की मिसाइलें। इसके अलावा मध्यम दूरी की मिसाइलें लगभग 120 किलोमीटर तक का छोड़ेगा, लंबी दूरी की मिसाइलें लगभग 250 किलोमीटर तक का छोड़ेगा, और बहुत अधिक दूरी की मिसाइलें जो कि सतह में 400 किलोमीटर तक का भेजेगा। और ये सीधा इस तरह करके भेजेगा, ऐसे ऊपर नहीं भेजेगा, ये नीचे नीचे भेजेगा, ठीक है ना। हवा में वर्टिकल 30 से 40 किलोमीटर तक, और ये हवा में ऐसे करके भेजेगा सीधा, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर डायरेक्ट नहीं भेजेगा, ठीक है ना। ये हो गया। आगे देखिए S-400 कैसे काम करता है वो देख लिए। S-400 की विशेषताएं देखिए, S-400 जो मिसाइल प्रणाली है इसकी विशेषताएं। बोला जा रहा है कि अधिकतम गति, ये लक्ष्य को मारने का इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम गति है इसमें। ये लगभग 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड, लगभग ये 14 मैक है। S-400 का जो गति है, गति जो है वो आपका 14 मैक है, लगभग 4.8 किलोमीटर, मतलब 8.5 किलोमीटर एक सेकेंड में चल जाएगा ये। एक साथ निर्देशित मिसाइलों की संख्या 160, एक साथ गाइडेड जो मिसाइल की जो संख्या है वो लगभग 160 हुआ है, और इसे 5 मिनट में ऑपरेशन के लिए तुरंत जो है वो तैयार किया जा सकता है 5 मिनट में। और इसीलिए देखिएगा कि गवर्नमेंट जो है वो बॉर्डर साइड पे रोड को ज़्यादा डेवलप कर रहा है गवर्नमेंट। S-400 जो मिसाइल है उसका महत्व क्या है भारत के लिए वो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। S-400 मिसाइल का भारत के लिए महत्व, भारत ने रूस के साथ यानी रसिया के साथ S-400 मिसाइलों को खरीदने के लिए $5.2 बिलियन का समझौता किया है, और भारत को ये मिसाइलें मिलने शुरू हो गई है। भारत और रसिया के बीच ये समझौता सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और S-400 जो डिफेंस प्रणाली है इसका अधिग्रहण चीन के द्वारा भी किया गया है, और ऐसी स्थिति में सीमा की चुनौतियों से निपटने हेतु इस प्रणाली को प्राप्त करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और S-400 जो डिफेंस प्रणाली जो है, डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना के पास भी है। तो ऐसे में हमारे दुश्मन के पास ऐसा अगर हथियार है तो इस तरह का हथियार हमारे पास भी तो होना चाहिए ना। तो इस कारण से इस प्रणाली को प्राप्त करना भारत का बहुत ही ज़्यादा नीड हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया इसका। उल्लेखनीय है कि भारत ने अमेरिका की आपत्तियों और कैट्सा रूल का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू आपका सैंक्शन एक्ट। तो कैट्सा का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिका काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी नहीं होता है, तो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये है कैट्सा। तो भारत जो है वो अमेरिका की आपत्तियों और कैट्सा के तहत प्रतिबंधों के खतरों के बावजूद भी भारत ने रसिया के साथ S-400 ट्रायम मिसाइल खरीदने हेतु समझौता किया है। S-400 ट्रायम मिसाइल, और यह दुनिया की सबसे आधुनिक और ख़तरनाक मिसाइल प्रणाली है, जिसे अमेरिका के द्वारा विकसित ठार यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसलिए तो अमेरिका और भी ज़्यादा इस पर परेशान कर रहा है, कैट्सा रूल लगा रहा है अमेरिका, उसके ठार से भी ये बेहतर है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम से भी बेहतर है ये S-400 ट्रायम मिसाइल।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये आपका जो है ना भारत का मिसाइल कार्यक्रम यहाँ तक आपको समझाया गया है। अब देखिए, आप इससे ज़्यादा पीएचडी करने का प्रयास मत कीजिएगा। ये एक टॉपिक है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम। इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो बोला जाएगा कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को ये जो है वो स्टार्टिंग से बतलाइए। साथ ही साथ पूछा है कि भारत की मिसाइल कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताइए, क्रूज मिसाइल के बारे में बताइए। तो यहाँ से आप देखिएगा कि आपका जो है वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। आप इसमें ज़्यादा पीएचडी करने के ऊपर मत जाइएगा। आप थोड़ा बहुत और इससे लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह जो है वो पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। मतलब हर एक टॉपिक, जितना भी टॉपिक है ना, सभी टॉपिक से आप लेटेस्ट न्यूज़ों को ऐड करते चलिएगा, देखते चलिएगा। ठीक है ना, मेरा कहना ये है ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा युद्ध अभ्यास होता रहता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होते रहता है, वो सब आप देखते चलिए। द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास देखिएगा, जैसे सेना लोगों का, आर्मी का है। चीन का है हैंड इन हैंड, नेपाल का है सूर्य किरण, बांग्लादेश का है संप्रीति, श्रीलंका का है मित्र शक्ति, यूएसए का है वज्र प्रहार, मलेशिया का है हरीमू शक्ति, वियतनाम का है विम बैक्स, इंडोनेशिया का है गरुड़ शक्ति, मालदीव का है एक्यूवेरिन, रसिया का है इंदिरा और म्यांमार का है इम्बैक्स। ये सभी आर्मी का युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा ओमान का है अल नगाह या फिर अल निगाह, जापान का है धर्म गर्जियन, थाईलैंड का है मैत्री, यूनाइटेड किंगडम यूके का है अजेम वॉरियर। इसके अलावा कजाकिस्तान का है प्रबल दोस्तिक। इसके अलावा मंगोलिया का है नोमैडिक एलिफेंट, ये हमेशा चर्चा में रहता है। फिर आपका सेशेल्स का है लामितिये, सिंगापुर का है बोल्ड कुरुक्षेत्र, किर्गिस्तान का है आपका खंजर। ये सभी क्या है, तो ये सभी आपका थल सेना का है, आर्मी का है युद्ध अभ्यास। नौसेना का युद्ध अभ्यास देखिए, श्रीलंका का है आपका स्लिनैक्स, रसिया का है इंदिरा देवी, यूनाइटेड किंगडम का है कोंकण, फ्रांस का है वरुणा, ओमान का है नसीम अल वहर या बहर, वियतनाम का है सहयोग, इंडोनेशिया का है इंडो कॉर्पेट। ये भारत का नहीं है बल्कि ये इंडोनेशिया का है, तो इंडोनेशिया का है इंडिया इंडो कॉर्पेट। सिंगापुर का है सिम्बैक्स और म्यांमार का है IMCOR। इसको बोलते हैं इंडो म्यांमार कॉरपोरेशन। तो इस हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप इसको देख लीजिएगा। वायुसेना का युद्ध अभ्यास, जैसे फ्रांस का है गरुड़, ओमान का है ईस्टर्न ब्रिज, रसिया का है आईवी इंदिरा, थाईलैंड का है सियाब भारत, ठीक ना, संयुक्त अरब अमीरात का है डेजर्ट ईगल, ठीक ना, यूनाइटेड किंगडम का है इंद्रधनुष, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का है रेड फ्लैग। गरुड़ और गरुड़ा शक्ति दोनों अलग अलग है, गरुड़ा और गरुड़ा शक्ति दोनों अलग है। गरुड़ा जो है वो फ्रांस का है, ठीक ना, वायुसेना का अभ्यास, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास भी होता है कई सारे देशों में, जैसे कि आपका है रिम पैक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इसमें टोटल 26 को देश शामिल हैं। मालाबार, ये आपका भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। माइलैक्स की बात कीजिएगा तो ये आपका सैन्य अभ्यास है। ये बिम्स्टेक देश जो है वो इसमें ऐड रहते हैं। पीस मिशन की बात कीजिए तो ये आपका सैन्य अभ्यास है, जो कि संघाई कॉरपोरेशन संगठन के देश इसमें शामिल रहते हैं, SCO के। संवेदना वायुसेना अभ्यास है, जो कि सार्क देश इसमें शामिल रहते हैं। कोबरा गोल्ड जो कि सैन्य अभ्यास है, जो एशिया प्रशांत के देश इसमें शामिल रहते हैं। इसके अलावा आपका है ककाडू जो कि नौ सैन्य अभ्यास है, जिसमें 20 देश शामिल होते हैं, और इसका मेज़बान हमेशा जो है वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही रहता है। ARF DIR ये सैन्य अभ्यास आसियान देशों का है। एग्जाम से पहले 1 साल का सारा युद्ध अभ्यास देख लेना एक नज़र में, ठीक है ना, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सभी भी। तो देखिए कौन कौन युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो युद्ध अभ्यास को भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। जैसे बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास सारा याद रखिएगा, चाहे रिम्पैक हो, मालाबार हो, माइलेक्स हो, पीस मिशन हो, संवेदना हो, कोबरा गोल्ड हो, ककाडू हो, ARF DIR ये सब याद रखिएगा। वायुसेना में इंपॉर्टेंट 5 को याद रखिएगा, नौसेना में भी इंपॉर्टेंट 5 को याद रखिएगा, और आपका जो
थल सेना वाला है आर्मी का, उसका भी इम्पोर्टेंट जो है 5-6 को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। बस ज़्यादा इसमें याद करने का जो है वो प्रयास मत कीजिएगा। और ये सभी जो है वो आपका प्रीलिम्स के लिए ही है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सभी जो है वो आपका प्रीलिम्स में ही आएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका जो है पूरा ये भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, ठीक है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, थोड़ा बहुत था वो आप पढ़ चुके हैं। और इसको बस आप बार बार रिवीजन करते चलिएगा ना, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। रिवीजन करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।